Hi friends, welcome again in the part of MCQ practice of changing cultural traditions, class 11th history. Let's begin with question number 1. Number 1 is consider the following statements in respect of Italian towns. Which of the following is correct? इटालियन टाउन्स को लेकर, इटली के टाउन्स को लेकर कुछ स्टेटमेंट हैं, उनमें से कौन से सही हैं? यू हैव टू फाइंड आउट. ऑप्शन ए, with the expansion of trade between the Byzantine Empire and the Islamic countries, the ports on the Italian coast revived. Option B, from the 12th century, as the Mongols opened up trade with China via the Silk Route and as trade with Western European countries also increased, Italian towns played a central role. Option C, they no longer saw themselves as part of a powerful empire but as independent city-states. And option D, all the above. तो इटली के स्टेट्स को लेकर, इटली के सिटीज को, शहरों को लेकर, टाउन्स को लेकर कुछ स्टेटमेंट है. ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी. ए आपको बोल रहा है कि बाइजेंटाइन एम्पायर और इस्लामिक कंट्रीज का डेवलपमेंट हुआ तो उसी के साथ इटली के जो कोस्ट थे वो भी धीरे धीरे जीवंत हो उठे, उनका भी इंपॉर्टेंस बढ़ने लग गई. ऑप्शन बी बोला कि 12th सेंचुरी में जब मंगोल एम्पायर के द्वारा चाइना के साथ सिल्क रूट के थ्रू जो व्यापार शुरू हुआ तो इस व्यापार के कारण वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के साथ ये व्यापार बढ़ा, जिसके कारण जिसमें कि इटली के जो टाउन्स थे उनकी केंद्रीय भूमिका थी. ऑप्शन सी बोल रहा है कि इटली के ये जो भी पावरफुल जो टाउन्स थे, ये टाउन्स अपने आप को किसी पावरफुल एम्पायर का हिस्सा नहीं मानते थे, बल्कि वो अपने आप को स्वतंत्र सिटी स्टेट के रूप में कंसीडर करते थे. तो ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो आवर आंसर विल बी ऑल द अबव. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. द सेकंड वन, बीच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वर रिपब्लिक. इनमें से कौन सी सिटी थी जिनको रिपब्लिक के रूप में इटली में जाना जाता था? ऑप्शन ए फ्लोरेंस, ऑप्शन बी वेनिस, ऑप्शन सी रोम, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी. तो फ्लोरेंस और वेनिस है, उन दोनों सिटीज को वहां पे रिपब्लिक के रूप में जाना जाता था. तो आवर आंसर विल बी डी. नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3. इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी फर्स्ट यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड इन इटली. इनमें से किस शहर में इटली की पहला जो विश्वविद्यालय उसकी स्थापना हुई थी? तो ऑप्शन ए फ्लोरेंस, ऑप्शन बी वेनिस, ऑप्शन सी रोम, ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव. तो यदि आपने चैप्टर को ढंग से पढ़ा तो आंसर होगा फ्लोरेंस की. फ्लोरेंस के अंदर इटली के प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी. क्वेश्चन नंबर 4, हु वाज द ऑथर ऑफ कैंटरबरी टेल्स. कैंटरबरी टेल्स नाम से जो बुक है उसके ऑथर का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए जॉफ्री चौसर, ऑप्शन बी जेफरी च्यू, ऑप्शन सी दाते, ऑप्शन डी प्रिंस जॉर्ज. तो ये क्वेश्चंस आपने 3 ऑर्डर्स वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जॉफ्री चौसर. फिफ्थ वन, गुटेनबर्ग प्रिंट्स विच बुक विद मूवेबल टाइप. 1495 में पहली बार प्रिंटिंग की शुरुआत गुटेनबर्ग के द्वारा हुई थी, प्रिंटिंग प्रेस से. तो उसमें जो जिस बुक को सबसे पहली बार प्रिंट किया गया था उसका नाम बताना. तो ऑप्शन ए बाइबल, ऑप्शन बी प्रिंस, ऑप्शन सी नोआह आर्क. तो ये आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाइबल. नेक्स्ट वन इज हु पेंट्स द लास्ट सपर. लास्ट सपर नाम से जो पेंटिंग है ये किसकी है? तो ऑप्शन ए लियोनार्डो द विंची, ऑप्शन बी माइकल एंजेलो, ऑप्शन सी राफेल. तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए होगा, लियोनार्डो द विंची. लास्ट सपर उनसे कनेक्टेड है. नाउ सेवंथ वन, हु पेंट्स द सिस्टीन चैपल सीलिंग्स. सिस्टीन चैपल की जो सीलिंग है उसको पेंट किसके द्वारा किया गया था? सिस्टीन चैपल जो कि रोम में है. ऑप्शन ए माइकल एंजेलो, ऑप्शन बी राफेल, ऑप्शन सी लियोनार्डो दा विंची. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका माइकल एंजेलो, ए. नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज हैड बीन सेंटर्स ऑफ लीगल स्टडीज फ्रॉम द 11th सेंचुरी. इटली के अंदर जो कानूनी अध्ययन था, लीगल स्टडीज था, उसका सेंटर कौन से 2 विश्वविद्यालय थे 11th सेंचुरी से? ऑप्शन ए पादुआ, ऑप्शन बी बोलोगना, ऑप्शन सी रोम, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी. तो पादुआ बोलोगना दोनों ही यूनिवर्सिटी थी जहां पर लीगल स्टडीज का अध्ययन किया जाता था, कानून से संबंधित पढ़ाई की जाती थी. तो करेक्ट आंसर विल बी डी, बोथ ए एंड बी. नाउ नाइन्थ वन, फॉलोइंग पीरियोडाइजेशन वाज यूज्ड बाय ह्यूमनिस्ट एंड बाय लेटर स्कॉलर्स, व्हिच वन इज नॉट करेक्ट. जो ये पीरियोडाइजेशन है जो कि मानविकी के लोगों के द्वारा किया गया उस समय, तो इनमें से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए 5th to 14th सेंचुरी को एंसेंट एज बोला गया है, 5th to 9th सेंचुरी को दी डार्क एज का नाम दिया गया है, 9th से 11th सेंचुरी को दी अर्ली मिडल एजेस, 11th से 14th सेंचुरी को द लेट मिडल एजेस एंड 15th सेंचुरी ऑनवर्ड्स को मॉडर्न एज के नाम से कंसिडर किया गया है. तो इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? तो ऑप्शन ए है वो करेक्टली मैच नहीं है. 5th to 14th सेंचुरी को एंसेंट एज नहीं बल्कि उन्होंने मिडल एज के नाम दिया उन्होंने. ठीक है,
तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन, विच मुस्लिम राइटर इज ऑल्सो रिगार्डेड एज मैन ऑफ विजडम इन द इटालियन वर्ल्ड एंड एन अरब फिजिशियन एंड फिलोसफर ऑफ बुखारा इन सेंट्रल एशिया एंड ऑथर ऑफ मिडिवल एनसाइक्लोपीडिया। तो ये 3-4 सवालों का एक ही आंसर होगा। वो कौन सा मुस्लिम राइटर है जिसे कि इटली के टाउन्स में मैन ऑफ विजडम के नाम से पुकारा जाता था, या जो एक अरब फिजिशियन था, साथ ही बुखारा का एक फेमस फिलोसफर था, साथ ही उसने मिडिवल एनसाइक्लोपीडिया की भी रचना की थी। तो ऑप्शन ए इब्न सीना, ऑप्शन बी इब्न जीना, ऑप्शन सी इब्न सिया। तो करेक्ट आंसर विल बी इब्न सीना। नेक्स्ट वन इज द पाइटा वाज बिल्ट बाय, पाइटा जो कि एक मूर्ति है वो किसके द्वारा बनाई गई है? ऑप्शन ए माइकल एंजेलो, ऑप्शन बी राफेल, ऑप्शन सी लियोनार्डो दा विंची। तो करेक्ट आंसर विल बी माइकल एंजेलो। नेक्स्ट वन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ आर्टिस्टिक वर्क इन इटली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इटली के अंदर जो आर्टिस्टिक वर्क हुआ है उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो सही है? ऑप्शन ए आर्टिस्ट वर इंस्पायर्ड बाय स्टडीइंग वर्क्स ऑफ पास्ट, जो उस समय के जो आर्टिस्ट थे वो पास्ट का जो काम था उसको लेकर इंस्पायर्ड थे, उसके अध्ययन को लेकर इंस्पायर्ड थे। ऑप्शन बी द मटेरियल रिमेन्स ऑफ रोमन कल्चर वर सोट विद एज मच एक्साइटमेंट एज एंशिएंट टेक्स्ट। A thousand years after the fall of Rome, fragments of art were discovered in the ruins of ancient Rome and other deserted cities. एंशिएंट जो रोम कल्चर थी उसको अब सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। तो लगभग 1000 साल पहले जो रोमन एम्पायर का फॉल हो चुका था उसके जो फ्रेगमेंट पार्ट्स थे उनको प्राचीन रोम में ढूंढने की कोशिश की गई और उनके डेजर्टेड सिटीज में उनको ढूंढने का प्रयास किया गया। ऑप्शन सी their admiration of the figures of perfectly proportionate men and women sculpted so many centuries ago made Italian sculptors want to continue that tradition. इटली के जो स्कल्पचर से जो मूर्तिकार थे उन्होंने देखा कि प्राचीन रोम में महिला और पुरुषों की जो मूर्तियां बनाई गई थी उसमें जिस प्रपोर्शन का ध्यान रखा गया उसको उनसे वो बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे, इसलिए उन्होंने उसी ट्रेडिशन को अपनी मूर्तियों में आगे बढ़ाने का प्रयास किया। ऑप्शन डी ऑल दी अबव। तो all these statements are correct, so our answer will be D. Next one is who was the first to dissected the human bodies. ह्यूमन बॉडी का डिसेक्शन करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन ए एंड्रीज वेसलस, ऑप्शन बी एंड्रयू वेस, ऑप्शन सी एंड्रयू वेस्ली। तो करेक्ट आंसर विल बी एंड्रयूज वेसलस, जिन्होंने पहली बार ह्यूमन बॉडी का डिसेक्शन किया था। नेक्स्ट वन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ लियोनार्डो दा विंची, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यहाँ पे लियोनार्डो दा विंची जो कि उस समय के फेमस पेंटर थे उनसे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है, उनमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं? ऑप्शन ए लियोनार्डो दा विंची एन अमेजिंग रेंज ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम बॉटनी एंड एस्ट्रोनॉमी टू मैथमेटिक्स एंड आर्ट। लियोनार्डो दा विंची वो इंसान थे जो कि अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट रखते थे, वो बॉटनी के बारे में भी जानकार थे, एनाटॉमी यानी ह्यूमन बॉडी के बारे में भी इंफॉर्मेशन रखते थे, मैथमेटिक्स और आर्ट्स में भी उनका बहुत ज्यादा रुचि थी। ऑप्शन बी ही पेंटेड द मोनालिसा एंड द लास्ट सपर, मोनालिसा और लास्ट सपर नाम से उनकी दो फेमस पेंटिंग्स हैं। ऑप्शन सी वन ऑफ हिज ड्रीम्स वाज टू बी एबल टू फ्लाई, उनका एक स्वप्न था कि वो उड़ना चाहते थे। ही स्पेंट्स ईयर्स ऑब्जर्विंग बर्ड्स इन फ्लाइट एंड डिजाइनिंग ए फ्लाइंग मशीन, इसीलिए उन्होंने कई साल व्यतीत किए पक्षियों को उड़ते हुए देखने में, और लास्ट में उन्होंने एक फ्लाइंग मशीन का भी डिजाइन तैयार किया। ही साइंड हिज नेम लियोनार्डो दा विंची डिसिपल ऑफ एक्सपेरिमेंट, ये उनके साइन बोल था जिसमें उन्होंने अपने आप को डिसिपल ऑफ एक्सपेरिमेंट यानी एक्सपेरिमेंट्स के शिष्य के रूप में अपने आप को संबोधित करते थे। एंड ऑल दी अबव, तो ये ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो राइट करेक्ट आंसर विल बी ई ऑल दी अबव। नेक्स्ट वन, who painted for the Pope in the Sistine Chapel, built the sculpture called the Pieta and designed the dome of St. Peter's Church. तो पाइटा की जो मूर्ति है वो सिस्टीन चैपल में, साथ ही जो सेंट पीटर्स चर्च है रोम के अंदर, इन दोनों की डिजाइन किसके द्वारा तैयार की गई थी? माइकल एंजेलो, राफेल, लियोनार्डो दा विंची। तो और करेक्ट आंसर विल बी माइकल एंजेलो। 16th, नेम द आर्किटेक्ट हु डिजाइन्ड द स्कल्पचर डोमिनो फ्लोरेंस। ड्यूमो फ्लोरेंस का जो आर्किटेक्चर है वो बनाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ऑप्शन ए फिलिपो ब्रुनेंसी, ऑप्शन बी लियोनार्डो दा विंची, ऑप्शन सी माइकल एंजेलो। तो आवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, ए विल बी करेक्ट आंसर।
17th, consider the following statements in respect of benefits of printed books. Which of the following is correct? Printed books को लेकर जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं? You have to find out. Option A, as printed books became available, it was possible to buy them and students did not have to depend solely on lecture notes. प्रिंटेड बुक आने से पहले स्टूडेंट्स को जो टीचर्स के द्वारा जो लेक्चर्स दिए जाते थे उसके नोट्स खुद तैयार करने पड़ते थे, वो उनके ऊपर डिपेंडेंट थे। लेकिन जैसे ही प्रिंटेड बुक आई वो अब उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं थे, दे कैन बाय द बुक्स। ऑप्शन बी, आइडियाज, ओपिनियंस एंड इंफॉर्मेशन मूव्ड मोर वाइडली एंड मोर रैपिडली देन इवन बिफोर। बुक्स के द्वारा जो नए विचार हैं, ओपिनियंस एंड इंफॉर्मेशन है, वो पहले की तुलना में ज्यादा तेज गति से और ज्यादा जगह पे प्रसारित हो सकती थी। ऑप्शन सी, दिस ऑल्सो मेड इट पॉसिबल फॉर इंडिविजुअल्स टू रीड बुक्स। यह इंडिविजुअल लोगों के लिए भी अब बुक पढ़ना इससे संभव हो पाया। सिंस इट वाज पॉसिबल टू बाय कॉपीज फॉर वन सेल्फ, क्योंकि अब व्यक्ति अपने स्वयं के लिए अपनी एक बुक को परचेज कर सकता था। दिस डेवलप्ड द रीडिंग हैबिट अमंग पीपल, और इसके कारण लोगों के बीच में पढ़ने की आदतों का विकास हुआ। ऑप्शन डी, ऑल दी अबव की सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो बुक प्रिंटिंग बुक्स को लेकर ये सभी स्टेटमेंट ए, बी एंड सी ऑल आर करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर डी इज द ऑल दी अबव विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज 18. Niccolo Machiavelli wrote about human nature in the 15th chapter of his book. Mention the name of book. मैकियावेली ने अपनी बुक के 15 चैप्टर में ह्यूमन बीइंग है उसके नेचर के बारे में लिखा है, जिसमें उसने ह्यूमन बीइंग को सेल्फिश बताया है और उसके ऊपर एब्सोल्यूट रूल को उसने फोर्स किया है कि ह्यूमन बीइंग को इसी प्रकार से कंट्रोल रखा जा सकता है। तो इस बुक का नाम क्या है? द प्रिंस। जी मैम। क्वेश्चन नंबर 18th. Niccolo Machiavelli wrote about human nature in the 15th chapter of his book. Mention the name of the book. इस बुक का नाम आपको बताना है। ऑप्शन ए द प्रिंस, ऑप्शन बी द मैकबेथ, ऑप्शन सी द रोमियो। तो करेक्ट आंसर इज द प्रिंस। और द 19th. She ruled the state while her husband was absent, and the court of Mantua, a small state, was famed for its intellectual brilliance. Identify the female figure. ऑप्शन ए इसाबेला, ऑप्शन बी जेसबेला, ऑप्शन सी इसलेला। तो करेक्ट आंसर विल बी, यदि आपने ढंग से पढ़ा हो चैप्टर, तो इसाबेला। 20th. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ डिबेट्स विद इन द क्रिश्चियनिटी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? क्रिश्चियनिटी के अंदर जो डिबेट्स है उसको रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है, इनमें से कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन ए, क्रिश्चियन ह्यूमनिस्ट लाइक थॉमस मोर इन इंग्लैंड and Erasmus in Holland felt that the church had become an institution marked by greed, extorting money at will from ordinary people. Option B, one of the favorite method of the clergy was to sell indulgences documents, which apparently freed the buyer from the burden of the sins he had committed. Option C, the humanist pointed out that the clergy's claim to judicial and fiscal powers originated from a document called the Donation of Constantine, supposed to have been issued by Constantine, the first Christian Roman emperor. ऑप्शन डी, ऑल दी अबव। तो डिबेट्स ऑफ क्रिश्चियनिटी को लेकर जो स्टेटमेंट है इनमें ये सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। नाउ 21. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ मार्टिन लूथर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ऑप्शन ए, इन 1517 a young German monk called Martin Luther launched a campaign against the Catholic Church and argued that a person did not need priests to establish contact with God. Option B, he asked his followers to have complete faith in God, for faith alone could guide them to the right life and entry into heaven. This movement, called the Protestant Reformation, led to the churches in Germany and Switzerland breaking their connection with the Pope and the Catholic Church. In Switzerland, Luther's ideas were popularized by Ulrich Zwingli and later by Jean Calvin. And option D, all the above. तो मार्टिन लूथर किंग को लेकर जितने भी स्टेटमेंट दिए गए हैं ऑल आर करेक्ट, सो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नाउ द लास्ट, नेक्स्ट वन, हु ट्रांसलेटेड द बाइबल इनटू इंग्लिश. बाइबल का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किसके द्वारा किया गया? विलियम टाइंडेल, विलियम डेल, विलियम डिम्पेरल। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी विलियम टाइंडेल, ऑप्शन ए। Now the last one, in England the rulers ended the connection with the Pope. After onwards, who can become the head of the church?
इंग्लैंड के शासकों के द्वारा जब पोप से कनेक्शन को तोड़ लिया गया तो उसके बाद चर्च का हेड इंग्लैंड में कौन बन सकता था? ऑप्शन ए किंग, ऑप्शन बी क्वीन, ऑप्शन सी लॉर्ड, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो और करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, ए एंड बी। चाहे किंग हो या क्वीन हो, दोनों में से कोई भी एक चर्च का वहां पे अब हेड बन सकता था। 24th, इन स्पेन, Ignatius Loyola, in an attempt to combat Protestantism, set up the Society of Jesus in 1540. His followers' mission was to serve the poor and to widen their knowledge to other cultures. These followers were known by which name? Option A Jesuits, option B Jesus, option C Christians. So our correct answer will be Jesuits. जेसुइट मिशनरी का नाम सुना होगा। इन्होंने इंडिया में पहली बार ये लोग प्रिंटिंग प्रेस लेके आए थे गोवा के अंदर। और जेसुइट लोग ही थे जो कि पहली बार अकबर से मिलने के लिए आए थे। क्रिश्चियन धर्म के बारे में जानकारी उन्होंने अकबर को प्रोवाइड की थी इबादत खाना में फतेहपुर सीकरी के अंदर। 25th, Christians had believed that the earth was a sinful place and the heavy burden of sin made it immobile. According to this theory, which of the celestial planet was the center of the universe? But Copernicus asserted that the planets, including the earth, rotate around the sun. Option A the earth, option B the sun, option C the moon. तो our correct answer will be the earth. तो क्रिश्चियनिटी में पहले बिलीव किया जाता था कि अर्थ है वो सारे जो क्रिश्चियन बॉडीज है उनका सेंटर है और सब कुछ उसी के चारों तरफ होता है। लेकिन मॉडर्न डे के अकॉर्डिंग ये आंसर कोपरनिकस ने फिर हमें क्या बताया कि सेंटर क्या है? सन है। द थ्योरी ऑफ द अर्थ एज ए पार्ट ऑफ द सन सेंटर सिस्टम वाज मेड पॉपुलर बाय cosmographical mystery which demonstrated that the planets move around the sun not in circles but in ellipses. ऑप्शन ए केपलर, ऑप्शन बी इसाक, ऑप्शन सी न्यूटन। तो ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? ये थ्योरी दी गई थी केपलर के द्वारा। नाउ 27, हु गेव द थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन? ग्रेविटेशन की थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? सबसे इजी वन केपलर, ऑप्शन बी इसाक न्यूटन, ऑप्शन सी थॉमस मूर। तो ग्रेविटेशन की थ्योरी वही जो एप्पल है वो ऊपर से नीचे गिरता है, ये थ्योरी न्यूटन के द्वारा दी गई थी। 28, when the Royal Society in London for the Promotion of Natural Knowledge was formed. लंदन के अंदर नेचुरल नॉलेज को बढ़ावा देने के लिए रॉयल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ये कब बना था? ऑप्शन ए 1662, ऑप्शन बी 1664, ऑप्शन सी 1680, ऑप्शन डी 1685। तो करेक्ट आंसर विल बी 1662।